नमस्ते दोस्तों, शून्य पर आपका स्वागत है। आज हम 9 सितंबर की तीसरी शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो है जिसमें 4 स्टॉक्स हैं, ठीक है। स्टॉक ए जो है वो 20% पोर्टफोलियो का है और जो 6% के रिटर्न दे रहा है। स्टॉक बी 30% पोर्टफोलियो का है जो कि 8% का रिटर्न दे रहा है। जो स्टॉक सी है वो 20% है लेकिन 4% के रिटर्न दे रहा है। और जो स्टॉक डी है वो कितना है, वो 30% है लेकिन वो नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। हमें ये बताना है कि जो एवरेज रिटर्न है पोर्टफोलियो का वो कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टॉक ए जो कि कितना है 20% है और इसका जो रिटर्न है वो 6% है। स्टॉक बी हमारा 30% है और उसका रिटर्न जो है वो 8% का है, ठीक है। जो हमारा स्टॉक सी है वो 20% है और उसका जो रिटर्न है वो 4% है। फाइनली जो हमारा स्टॉक डी है वो कितना है, वो 30% है, ठीक है। और उसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है। ध्यान देने वाली बात है, इसका रिटर्न नेगेटिव में है। तो हम एज रेशियोज़ की तरह ले लेंगे कि 2:2, 2:3, 2:2, मतलब ये रेशियोज़ में होंगे। तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका जो शेयर्स, इनके टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, देखो 6×2 = 12 + 8×3 = 24, ठीक है, +4×2 = 8। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हमने 0 से 0 काट दिया और अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये जो लास्ट वाला है वो कितना है, देखो -15, ठीक है। और टोटल रेशियोज़, ये जो टोटल हम ऐड कर देंगे तो वो 10 आ जाएगा। इन सबको इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 + 24 कितना आ जाएगा, 44। 44 में से 15 अगर हम घटा देंगे तो 14 में से 5 गए 9, 3 में से 1 गए 2, 29/10। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे सबसे अंदर वाले ब्रैकेट कौन से हैं, तो ये सबसे अंदर वाले ब्रैकेट हैं, ये दोनों। इन दोनों को देख लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो 7 और 4 = 11, ठीक है। 7 और 7 14, 14 में से 4 गए 10, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को देख लेते हैं तो 7 - 10 मतलब कितना, -3। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट है, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। इसको देखते हैं तो यहाँ पे पहले 7 लिखा है, ठीक है, -11 माइनस इंटू -3 मतलब +3। उसके बाद +14, 14 और 7 कितना होगा, 21, 21 + 3 24, 24 - 11 मतलब 13, ठीक है, 13। अब बाहर यहाँ पे 13 है, 13 माइनस ये ब्रैकेट है तो मतलब 13 - 13, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा डीआई का है। डीआई के इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, पढ़ लेते हैं एक बार सवाल को। तो हमें ये जो डेटा है पूरा, ये हमें दिखा रहा है कि 4 प्रिंटर हैं LMNO। ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कुछ प्रिंट करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि अगर पेजेस, ठीक है, अगर पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन फिंगर टुगेदर ऑन वेंसडे को जो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हुए थे वो 15% ज़्यादा हैं टोटल पेजेस जो प्रिंट हुए थे सैटरडे को। हमें बता देना वेंसडे को कितने पेपर प्रिंट हुए थे, ठीक है। तो सिंपल देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेंसडे को जो नंबर प्रिंट हुए थे वो कितना है, 15% ज़्यादा। 15% ज़्यादा मतलब 115/100 इंटू सैटरडे को कितना, जितना भी प्रिंट हुआ होगा। तो सैटरडे वालों को हम ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करो 0 0 0 0 0, ठीक है। 9 9 8 17, 17 3 20, 20 4 24, ठीक है।
2 कैरी है, 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 2 22, उसके बाद 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, ठीक है। 1 2 3 यूनिट डिजिट से हम इसको कर सकते हैं, तो यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। ये 0 0 नीचे से हटा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो लास्ट में एक 0 आएगा। तो ये पॉइंट हम लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं। देखो 342.4 इंटू 115, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, और 1 4 जा 4, 1 2 जा, तो लास्ट में यहाँ पे 6.0 आएगा। ये 0 तो हट जाएगा, तो लास्ट में 6 जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन है, ठीक है। जब भी यूनिट डिजिट अलग हो तो ट्राई करो कि यूनिट डिजिट ही करनी पड़े, क्योंकि सीधा उसी से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेल हुई और उस सेल में एक साड़ी जिसकी मार्क्ड प्राइस 10,490 थी, वो बेची जा रही 9,441 पे। तो हमें बताना है कि डिस्काउंट कितना हुआ। देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 10 4 9 0 9 4 4 1, 10 में से 1 गया 9, 8 में 4 गए 4, 4 में 4 गए 0, 10 में से 9 गए 1, 1049। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो 1049 10490, तो ये सीधा 10% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पाइप है, वो एक टंकी को 12 घंटे में भर सकती है, लेकिन एक लीक है और लीक की वजह से 18 घंटे में भर रही है। हमें बताना है कि जो वो लीक है वो भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो ऐसे मान लेते कि जो भरने वाली टंकी वो ए है, मतलब भरने वाली जो पाइप है वो ए है, तो ए 12 घंटे में भर दे रही है। जब ये पाइप के साथ लीक, मान लो लीक वाला भी है, ठीक है, लीक भी आ गया, तो ये 18 घंटे में भर रही है। अब दोनों को एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 36, ठीक है। 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो बी की जो एफिशिएंसी वो 1 आ जाएगी, तो ये कितने घंटे लेगी। अब 36 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 36 ही आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 ट्रायंगल्स हैं EFG और HIJ। अगर EFG का जो एरिया है वो 124 है, तो हमें बताना है HIJ का एरिया कितना होगा। अब देखो क्या है, ये बहुत वैसा सवाल है, मतलब मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 तरह की चीज़ें होती, एक तो होती तुम्हारी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जो 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के वो है, ट्विन्स हैं, भाई बहन है। मतलब हर एक चीज़ दोनों ट्रायंगल में सेम होगी, चाहे वो एरिया हो, पेरीमीटर हो, कोई भी साइड हो, कोई भी एंगल हो, वो दोनों हू बहू एक जैसे होंगे। दूसरी चीज़ होती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि रेशियोज़ का डिफरेंस होता है। मतलब जैसे बाप और बेटे वाली बात है, ठीक है। एक जैसे एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, साइड्स का रेशियो बराबर होगा, एरिया का कुछ रेशियो, वो स्क्वायर वाला सिस्टम चलता है, तो वैसी चीज़ें बराबर होगी, पर वो एक दूसरे के हू बहू एक जैसे नहीं होंगे। तो अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो एरिया EFG का होगा वही एरिया HIJ का होगा। तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि कुछ लोगों को इस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो A+B की वैल्यू 2C है, और ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहली चीज़ देखो, जब भी इस तरह का सवाल है ना, इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला जो हम वैसा सवाल कि मान लो दिमाग क्या होता है, देखो जब हम पेपर में होते हैं ना, तो ट्रिक्स और ये सब चीज़ें कभी कभी नहीं आती दिमाग में, तो हम पहले अपना जो बेसिक मेथड है उससे करेंगे। उसके बाद मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिसमें हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, और उससे बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले मेथड पे चलते हैं। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हर ऑप्शन में एक तरफ BC है और एक तरफ AC है। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि हमें एक बार तो BC वाला टर्म चाहिए होगा और एक बार AC वाला टर्म चाहिए होगा, तभी हम कुछ वहाँ पे कर पाएंगे।
तो हम एक काम करते हैं, एक बार ए को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 2c माइनस बी, और एक बार क्या करते हैं, b इज इक्वल्स टू 2c माइनस ए कर लेते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4bc, ठीक है, इधर स्क्वायर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सी स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको सब्ट्रैक्ट, हम सीधा सब्ट्रैक्ट मारते हैं, ठीक है। हमने ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4c स्क्वायर 4c स्क्वायर उड़ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ac, ये आ जाएगा। इसको अगर हम रीअरेंज कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4bc आ जाएगा, ठीक है। उधर ले जाओ तो 2b स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4ac आ जाएगा। यहाँ से 2 2 2 उड़ा दो, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आ जाएगा। अब ये तो हो गया बेसिक मेथड जिससे हम इस सवाल को कर सकते थे। अब हम एक जल्दी से शॉर्टकट वाला अप्रोच देखते हैं जो कि बहुत सारे सवालों में यूज़ हो जाता है। तो वो क्या होता है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ पुट कर लो। तो पहले देखो सबसे इजी वैल्यू आती है कि भाई हम क्या करते हैं कि ए बी सी को 1 1 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ए बी सी को 1 1 पुट करेंगे तो ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे A1 कर लो यहाँ पे, ठीक है, A1 होगा, फिर ये इसकी वैल्यू, तो ये जो ये वाली वैल्यू ये भी दोनों भी सेम आ जाएगी, ये दोनों भी सेम, सारी सेम ही आ जाएंगी। तो हमें थोड़ा सा अलग वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम A को 1 पुट कर दें और B को 3 पुट कर दें, ठीक है, B को 3 पुट करते हैं तो, और C को 2 पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब पहला ऑप्शन देख लो, ठीक है, पहले ऑप्शन में देखो 1 प्लस 2ac मतलब 2 2 4, और इधर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर 9, तो ये प्लस अब कुछ भी कर दो तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देख लो, तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 इंटू बी सी, तो बी सी 6 होगा, 6 दूनी 12, इधर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर 3 3 9 और माइनस 2ac, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4, 9 में से 3 के 5, इधर ये भी नहीं हुआ, ठीक है। जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें अगर देखो तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी सी 2bc, तो ये आ गया 12, बी स्क्वायर 9 प्लस 2ac 2 2 4, तो ये भी 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। पर फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस ac मतलब 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब 9, अब 9 में से माइनस क्या करेंगे bc 6, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता था। हालांकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है, मतलब प्रेशर होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये ट्रिक्स वगैरह वाली चीज़ें ना, मतलब पता हो अच्छी बात है, पता होनी चाहिए, पर बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में दिमाग उस तरह से नहीं चल पाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें के स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू बतानी है। अब दो लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं और वो पैरेलल हैं। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है ना, उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है। स्लोप को हिंदी में करते हैं, मुझे थोड़ा सा नहीं पता है, हालांकि स्लोप ये होता है जो tan थीटा निकालते हैं लाइन का, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल निकालता है उसे स्लोप कहते हैं, tan थीटा को। हालांकि इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके एक्स वाले जो टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वाले टर्म्स क्या हैं, 4/k-2, इनका रेशियो बराबर होता है, तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं k-2/9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 9 ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, ठीक है, के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा k-8 k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ना दिया हुआ है कि जो k है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 नहीं है। तो जब पहले से दिया हुआ है तो हम ये वाली वैल्यू क्यों इसमें घुसेंगे, हम सीधा लिख देंगे कि k की वैल्यू 8 होगी।
अब जब k की वैल्यू 8 होगी तो k स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी, तो 8 हटाई 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस 6, ठीक है, 64 में 6 जोड़ देंगे तो ये 70 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल दी हुई है, ठीक है, टी शर्ट्स की प्रोडक्शन हो रही है 4 कंपनीज के द्वारा, C1 C2 ब्ला ब्ला ब्ला, 4 साल में हो रही है। हमें बताना है विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट्स ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एवरेज कितना होगा, जिसका सम ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगा वही मैक्सिमम होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एवरेज वगैरह के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिंपल सम निकाल लेंगे। तो देखो 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, तो इसका आ जाएगा 5 4 4 8, 8 3 11, 11 3 15, 15 1 16, ठीक है, 2 चौक 8, 8 1 9, 965 आ गया इसका। इसका देखते हैं, तो 9 4 13, 13 और 4 17, 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 2 चौक 8 1 9, इतना आ गया। 6 5 11, 11 4 15, 3 3 का 9 4 13, 13 1 14, 8 1 9, 945, 8 2 10, 4 3 12 3 15, 15 1 16, 2 चौक 8 1 9, 960। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है, 967। तो इसको सबको 4 4 से डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए, तो इसी का सबसे ज़्यादा आ जाएगा। कौन सा है, C2 है, ठीक है, C2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहा है कि x और y और z पॉजिटिव नंबर्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 1 है। हमें बताना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो जब भी लीस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जैसे टर्म्स आपको दिखें और ऐसे कुछ अजीब से टर्म्स दिखें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल पास्ट में भी आ चुके हैं और इस साल भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ कि हमें लीस्ट वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z अगर मैं बोल दूँ अपॉन 3, इसका मैंने एवरेज अरिथमेटिक मीन ले लिया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, इन्हीं तीनों के ज्योमेट्रिक मीन के। तो इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर क्यूब रूट इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/xyz, ठीक है। अब अगर हमें इनकी मतलब कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1 इनकी अगर हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो हमें x इस चीज़ की वैल्यू, इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ये कहाँ से आएगा। तो अब इसके लिए हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इनका अरिथमेटिक मीन ले लें, तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका हमने ले लिया अरिथमेटिक मीन, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर क्यूब रूट एक्स वाई जेड। तो हमें एक्स वाई जेड के बारे में पता चल जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर क्यूब रूट एक्स वाई जेड सॉरी, इनको क्यूब कर दें तो 1/27 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की क्या मिल गई हमें, एक्स वाई जेड की ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 1/27। अब अगर हम एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, अंडर क्यूब रूट 1/1/27, तो ये 27 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगा 3। ये 3 को मैं इधर ले गया, 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, 3 इंटू 3 9 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया कि हमने पहले ये लिखा और हमने ये देखा कि अगर हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इनकी मैक्सिमम वैल्यू इनकी लीस्ट वैल्यू जाननी है, तो हमें 1/x प्लस एक्स वाई जेड के बारे में पता होना चाहिए। अब एक्स वाई जेड के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, ठीक है।
तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड मतलब एक्स वाई जेड का अरिथमेटिक मीन लिया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू था अंडर क्यूब रूट एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, जो कि ज्योमेट्रिक मीन है एक्स वाई जेड का। इसको हमने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 रखी, हमें यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिली, हमें एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू पता चली। अब जब हमें एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई तो हमें इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अब ये क्या होगा, 1/1/27 होगा, तो 27 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्यूब रूट ऑफ 27 बन जाएगा। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, जो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी। इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो 3 3 ज़ा 9, जो कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8a² एंड 18/a⁴। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो नंबर्स का अंडर रूट दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका कर लेंगे तो 8a² इंटू 18/a⁴। तो एक ये पावर कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 18 इंटू 8 कितना होता है, 144। तो ये किसके बराबर होगा, 144/a², जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 12 का स्क्वायर होता है तो 12/a। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। अब मैं दो तरीके, देखो एक तरीका तो ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा, दोनों ही तरीक़ों से सेम टाइम में होगा। पर मैं दूसरा तरीका इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले तरीके से करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है कि हम सीधा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 4 सेक अल्फ़ा प्लस 4 tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 सेक अल्फ़ा माइनस 7 tan अल्फ़ा। ठीक है, सबको मतलब इधर उधर कर लो, तो tan अल्फ़ा इधर ले आते हैं तो 11 tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 - 4 मतलब 3 सेक अल्फ़ा। ठीक है, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और इधर क्या होगा, 3 कॉस। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, 11/3 इज इक्वल्स टू 1/sin, जो कि क्या होता है, कॉस सेक होता है। ठीक है, यहाँ से हमें 11/3 हमें आंसर मिल जाएगा कॉस सेक का। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है उससे करते हैं, वो मैं बस एज अ रिवीजन कराना चाहता हूँ, वो है कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो ये क्या होता है, ये एक रूल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि a/b इज इक्वल्स टू c/d, मैं ये बोल रहा हूँ, तो क्या होता है कि a प्लस b, ठीक है, अपॉन a माइनस b, ये किसके बराबर होता है, c प्लस d अपॉन c माइनस d। ठीक है, अब कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर इन दोनों का प्लस करेंगे, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा, 2 सेक अल्फ़ा, ग्रीन वाला यूज़ कर लेते हैं। नीचे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 tan अल्फ़ा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 + 4 11, 7 - 4 3, ये कट गया। अब देखो जो tan अल्फ़ा होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि सेक अल्फ़ा क्या होता है, 1/cos। ठीक है, tan अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो ये 1/cos अल्फ़ा हो जाएगा ना, तो 1/cos अल्फ़ा 1/cos अल्फ़ा कट गया, 1/sin अल्फ़ा बचा, तो सीधा ये कॉसेक की ही वैल्यू है, तो इसको हम सीधा कॉसेक अल्फ़ा लिख सकते हैं अब 11/3। ठीक है, यहाँ से भी सेम वैल्यू आ गई। हालांकि देखो ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इस जो पहले वाला तरीका था उससे बहुत जल्दी हो रहा था ऑलरेडी, पर ये मैंने सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए, सिर्फ रिवाइज़ का, कोई ये मत बोलना कि कमेंट में कि भाई इतना तो जल्दी किया भी नहीं, इतना कोई टाइम नहीं बचा इससे। बच्चे मैं रिवाइज़ करने के लिए मैंने ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रमेश है, रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। उसने 7,000 पहले बैंक में डाला 5% पे, 6,000 दूसरे बैंक में डाला 6% पे, और उसने टोटल जो रिसीव किया है वो 1160 रुपये इंटरेस्ट रिसीव किया है। हमें बताना है कि जो बचा हुआ कैपिटल है उस पर कितना % इंटरेस्ट लगा है।
तो सिंपल देखो कि जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100। अब वो कितने ही अमाउंट पे लगे। दूसरी बात ये है कि 7,000 और 6,000, 7 6 13, बचा कितना, 5,000 बचा। तो वो 5,000 पे कितना लगा वही बताना है हमें। तो एक काम करते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले 7,000 पे लगा, 7,000 पे लगा 5% पे, ठीक है, प्लस 6,000 पे लगा कितने परसेंट पे, 6% पे, ठीक है। उसके बाद 5,000 पे लगा, ठीक है, हमें नहीं पता, X% पे मान लिया हमने। ये किसके बराबर है, 1160 के, ठीक है। ये सब काट वाट दो, ये कितना आ गया, 360 आ गया। ये कितना आ गया, 7 पे 35 आ गया, ठीक है। प्लस ये काट दो तो 50X आ गया, 1160, ठीक है। ये कितना होगा, तो 0 6 5 11, 3 3 6, 6 1 710 प्लस 50X इज इक्वल्स टू 1160। 50X कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गए 5 और 11 में से 7 गए 4, तो X 0 से 0 कट गया। X की वैल्यू कितना की, 5 9 45, तो X की वैल्यू यहाँ से 9 आ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक क्यूबॉइड की, ठीक है, किसकी, घनाभ, इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है 8,000 और 6, हमें वॉल्यूम बताना है। तो क्या होता है भाई वॉल्यूम, क्या होता है, तो यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कर दो मल्टीप्लाई। तो 8 8 चौक 32, 32 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 192, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल है और हमें बताना है कि, ठीक है, तो हर साल में कुछ सेल हुई हैं टेबल्स की, सॉरी हेलमेट की हुई है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज सी वाले हेलमेट में 2002 में कितनी हुई 1999 के कंपैरिजन में। तो 1999 में देख लेते हैं, सी की 1999 54 है, ठीक है, सी की 54 है 1999 में। 2002 में कितनी है, तो 2002 में 68 है। कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 14/54 इंटू 100 कर देंगे, काटो वाटो भाई, 7 27, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है, डिवाइड ही कर देंगे। डिजिटल सम वगैरह होता है, पर मैं थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि 2 डिजिट तक कर लो तो आंसर आ जाता है। तो पहले ये कितना जाएगा, 2 जाएगा 54, 6, ठीक है, ये आ गया 27, 5 टाइम जाएगा या 6 टाइम जाएगा, उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 टाइम्स चेक कर लेते हैं, पहले 6 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16, तो 6 टाइम्स नहीं जाएगा पर 5 टाइम्स पक्का चला जाएगा। 5 7 35, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि देखो 2 ही कम है यहाँ पे, 160 तो 2 था, यहाँ 160 है, तो 25 वाला आंसर हो जाएगा, जो कि पहला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में डिजिटल सम वगैरह और ये सब चीज़ होती है, पर ऐसे जो डिवाइड वाले होते हैं ना, इसमें थोड़ा डिजिटल सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरा डिजिट डिफरेंट था, तो पहला वाला तो पक्का 2 टाइम्स जाना था, हमें दूसरे वाले पे चेक करके हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ, और हमें ये बताना है कि रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी है, पहले तो हमें ये देखना है। तो टोटल प्रोडक्शन ऐड कर दो तो 140, 190, 150, ठीक है, 9 4 13, 5 18 और 3 1 4, 480 हो गया। ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। हमें बताना है सी का, कंपनी सी का कितना है। तो कंपनी सी का जो प्रोडक्शन है वो 150 है, तो 150 अपॉन, तो बेसिक जैसे परसेंटेज निकालते हैं अपन लोग, 0 0 कट गया, ठीक है, और इससे काटूँ भाई, 214, 2 पंचे 10, ठीक है, 12, 5 5 25, 5 7 35, 35 2 37, ठीक है, 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 36,
15, 12 एकम 12, 30, 12 दूनी 24, तो 31.2 के बाद कोई नंबर आएगा जो कि हमें दिख रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। तो जो सेक्टर होता है वो दिखता कैसे है? तो एक सर्कल है, उसमें से ऐसे सेक्टर काट लेंगे तो यही हो जाएगा हमारा सेक्टर। तो ये ऐसे कुछ दिखता है। अब इसका पेरीमीटर कितना होता है? तो 2r। ठीक है, तो 2r प्लस ये, तो ये कैसे आता है? तो ये आता है 30 अपॉन मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, 2πr। तो ये मैं काट दूंगा तो ये 3, 12 आ जाएगा, 2 छंग 12, ये 3.14 है। 2r कितना होता है? 20। ठीक है, 2r r 10 है तो 2r कितना होगा? 20 हो जाएगा, प्लस पाई कितना है? 3.14 इंटू 10 अपॉन 6। ठीक है, क्या किया जाए? तो ये कर देते हैं, तो या इसको 10 ही रहने दो, इसको 10 रहने दो, इसको काटो तो 2 एकम 2, 2 पंचे 214, 1.57, 15.7 अपॉन 3 करूँगा तो 3 5 जा 3 बचे 15, 3 दो नीचे 5.2, तो 20 प्लस 5.2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25.2 समथिंग यहाँ पे आएगा, पर एक डिजिट तक ही बताना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा एक नंबर है वो डिविजिबल बाई 11 है। तो जब भी कोई नंबर 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है, हमें के की वैल्यू बतानी है, तो क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 747845 K854, तो जो अल्टरनेट डिजिट्स होती हैं, जैसे ये है अल्टरनेट डिजिट्स। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है, इनको सम करेंगे और इनका जो डिफरेंस होता है वो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 8 25, माइनस कर दूँ मैं 5 4 9, 9 7 16 प्लस के, तो ये कितना होगा? इनका डिफरेंस कितना होगा? 9 माइनस के। ये या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल तो हो नहीं पाएगा, 0 ही होना पड़ेगा, तो k की वैल्यू 9 ही आ जाएगी। 11 का मल्टीपल क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ये 9 है, तो 9 में से कुछ घटाने पे 11 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो k की वैल्यू 9 हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर a एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब न्यून कोड है, तो हमें बताना है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ये भी वैसे ही सवाल है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसी फॉर्म में है, देखो इसी फॉर्म में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। तो इसमें सिंपली अगर हम रेशनलाइज कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखो रेशनलाइज अगर हम कर दें, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, रेशनलाइज को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, पर ये इसका साइन बदल के करते हैं, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये कितना आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या होता है? साइन स्क्वायर है। ये साइन यहाँ से कट जाएगा, एक पावर चली जाएगी, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्रायंगल है, मस्त ड्राइंग बना लेते हैं। पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इनके बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये ओ है, तो जो क्यू ओ आर है, मतलब ये जो एंगल है ये वो 160 डिग्री है। हमें बताना है पी कितना है। तो जब भी ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स यहाँ पे मीट करते हैं तो इसका सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है? क्यू ओ आर, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 प्लस पी बाई 2, 90 प्लस पी बाई 2, यही क्यू ओ आर की वैल्यू होती है। ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है और इसके सवाल बहुत मतलब भर के आते हैं, भर के, और इसमें भी हैं और इसी साल में ही बहुत बार आ चुके हैं ये वाले सवाल। तो सिंपल यहाँ पे हम वैल्यू अब रख देंगे। क्यू ओ आर की वैल्यू हमें पता है
107 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 प्लस p/2। अब 107 90 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 7 17, p/2, p की वैल्यू कितनी आएगी 17 दूनी 34, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी है तो टिक कर देंगे 34 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है, देखो देखो ये कॉस है, अगर हम ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे हमने कॉस से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो कॉस तो कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस आएगा ऊपर नीचे, तो साइन अपॉन कॉस ही क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो क्या बन जाएगा, देखो 7 टैन थीटा प्लस 4 अपॉन 9 टैन थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5/4। क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, तो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, जब मैंने कॉस से डिवाइड किया, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस जब हो जाएगा तो ये टैन बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, या तो देखो टैन की सीधा वैल्यू निकाल लो, तो यही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा निकल जाएगा। 7 चौक 28, 28 टैन प्लस 4 चौक 16 इज इक्वल टू 5 9 45 टैन थीटा, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10, तो इधर इधर उधर कर लो तो 26 अपॉन कितनी आ जाएगी, देखो 15 में से 8 गए 7 और 17, 26/17 ये आ जाएगी टैन थीटा की वैल्यू। अब बस इसमें हम इस वाली चीज़ में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो मतलब 26/17 का स्क्वायर, 26/17 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26/17 का स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से अगर हम देखें तो दो तरह के ऑप्शन हैं, एक तो नीचे 21 है, तो एक बात बताओ, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी या नीचे वाली, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ घट रहा है यहाँ पे कुछ बढ़ रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी। तो यहीं से देखो तो ये जो ऊपर वाली जो नीचे बड़ी वाली वैल्यूज़ हैं, ये दोनों ऑप्शंस तो सीधे सीधे कट गए, ठीक है। अब दो तरह के ऑप्शन हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला ऑप्शन सही तभी सही होगा जब नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि ऊपर वाली तो पॉजिटिव ही होगी। तो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये हम निकाल लेते हैं। तो 17 का स्क्वायर, देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। 17 स्क्वायर इंटू 5, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो एक बात बताओ, 289 इंटू 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ऐसे ही हो जाएगा, 1000 चला जा रहा है। तो 676 में से 1000 समथिंग, 1000 वाली टर्म को माइनस करेंगे तो ये तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव वाला ही होगा। तो अब बचा कौन है, नेगेटिव वाला, एक ही ऑप्शन नेगेटिव बचा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर है, उसको पहले 12% बढ़ा दिया गया, फिर उसको 23% और बढ़ा दिया गया, उसके बाद उसको 34% घटा दिया गया। हमें बताना है कि नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना होगा। तो अब इसमें अगर हम वो सक्सेसिव इंक्रीज़ वाला फार्मूला लगाने जाएंगे, x + y फिर x/100 वो सब करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, बहुत अजीब सी वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक मान लेंगे कि हमारा नंबर 1 है, और उसमें हम बढ़ा के देख लेंगे कितना है, फिर उसको अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू देख लेंगे कितनी आ सकती है, ठीक है। तो पहले इसको 12% बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा, 112/100 हो जाएगा। उसके बाद इसको 23% और बढ़ा दो तो 123/100 हो जाएगा। उसके बाद 34% कम करेंगे तो 66/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि कितना लगभग आएगा। ये वैल्यू नीचे 100 बचा के रखेंगे, ये वाला 100 बचा के रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 3 6 2 3 6 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 2 6 12, ये आ गया 25, 25 5 125, इसको मैंने 25 मान लिया है। तो अब ध्यान रखना कि हमने 25 मान के किया है, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू आएगी उससे एक्चुअल वैल्यू कम होगी, ठीक है। 25 5 125, 2 दूनी 4 2 8 16, 2 5 10, ठीक है, 14 25, 5 5 25, तो देखो कितनी आ रही है वैल्यू, 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 33 से,
कितना आ जाएगा, 14×42, 14×42 42 और 4 46 अपॉन 5 × 100। ठीक है, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 92 समथिंग आएगी। ठीक है, 92 अपॉन 100। तो 92 और 100 में कितना गैप है, देखो 8 का गैप है। पर देखो हमने यहाँ पे ना अप्रॉक्सीमेशन की थी, तो मैंने बोला था कि ध्यान रखना कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम आएगी, तो 92 से कम आएगी, तो जो गैप होगा वो 8 से ज़्यादा का होगा। और 8 से ज़्यादा का जो एक ही ऑप्शन बच रहा है 9 का। ठीक है, तो 9% डिक्रीज़ हमारा, ये आसपास वैल्यू से 9% डिक्रीज़ हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो बोल रहा है कि 25% पे मैंने ख़रीदा था और मैं 25% पे बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि उसका CPSP सेम है। ठीक है, तो CPSP में हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसऑनेस्ट है तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे 200 ग्राम का अपना घोटाला कर रहा है वो। ठीक है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि उसने ख़रीदा होगा CPSP, CP और SP का रेशियो सेम है। यहाँ पे देखो 25 पे ख़रीदा है, 25 पे बेच रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल में क्या कर रहा है वो कि 200 ग्राम का घोटाला कर रहा है, मतलब 800 ग्राम की चीज़ 1000 ग्राम की बोल के बेच रहा है, तो यहाँ पे 200 का प्रॉफिट उसका हो रहा है। तो 200 अपॉन 400 रेशियो निकाल कर सकते हो, पर सीधा यहाँ पे हो रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, 4 और ये 25। ठीक है, 25% का उसका प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चोर है और उसने पुलिसमैन को देख लिया 600 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे अपना पुलिसमैन है हीरो, यहाँ पे चोर है, इनके बीच की डिस्टेंस है 600 मीटर की। जो दो चोर है देखते ही भागने लगा और कितनी स्पीड से भाग रहा है देखो, चोर और पुलिसमैन दोनों भाग रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से। जो थीप है, जो पुलिस है, वो ज़्यादा तेज़ भाग रहा है 15 की स्पीड से, लेकिन जो चोर है वो 12 की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर/आवर। ठीक है, अब देखो हमें टाइम जो बताना वो मिनट्स में बताना है, हमें बस टाइम बता देना है कि पुलिसमैन कितना टाइम लगेगा। तो टाइम तो हम सीधा निकाल सकते हैं 600। एक काम करते हैं, इसको किलोमीटर में निकाल लेते हैं, सॉरी घंटे में निकाल लेते हैं, फिर उसको मिनट में कर लेंगे। तो 600 अपॉन 1000 इंटू ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 600 अपॉन 1000 इंटू अपना रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड 3 है, तो कितना आ जाएगी, ये देखो 0 0 0 0, तो 0.2 आवर्स आ जाएगी। ठीक है, 3 दूनी 6 होता है, 0.2 आवर्स, और 0.2 आवर्स का मतलब है 0.2 इंटू 60 मिनट, मतलब 12 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एरिया बताना है एक सेक्टर का जिसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें एंगल भी दिया हुआ है। तो हमें क्या नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें रेडियस ही पता चल जाए तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी वाले वीडियो में, मतलब पहले ही एक सवाल था इसी शिफ्ट में जिसमें ये सेक्टर वाली बात थी। तो सेक्टर अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर ऐसे दिखता है। ठीक है, रेडियस और ये अपना थीटा वाला मामला। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, देखो 2r प्लस 60। ठीक है, 60 डिग्री है अपना थीटा, 60 अपॉन 360 इंटू 2πr। इसकी वैल्यू कितनी है, 64/3। ये 6 हो गया। ठीक है, 2 3 6। यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो r कॉमन आ गया अपना। ठीक है, 2 + π/3, ये कितना होगा 64/3। और रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, ये मैंने कर दिया, ये लाइन मैंने खींच दी, 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो रेडियस आ गया 64/6 + π। अब इतना रेडियस आ गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये कितना है 60 है थीटा, इंटू पाई 22/7 है, इंटू r², मतलब 64/6 + π इंटू 64/6 + π। ठीक है, अब देखो 60, ये अपना 6 आ गया,
6 प्लस 5 पाई कितना होगा, 6 प्लस पाई कितना होगा देखो, तो 6 प्लस पाई 6 प्लस 22/7, 7 छंग 42, 42 और 22 कितना होगा 64 हो जाएगा, 64/7। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे 64/7 लिखूँगा, 64/7 तो होगा क्या कि 7 ऊपर चला जाएगा और 64 से 64 कट जाएगा। सेम यहाँ पे होगा 64/7 अगर मैं लिखूँगा तो 64 से 67 कट जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 64/6 प्लस पाई, 6 प्लस पाई की मैंने वैल्यू निकाली 64/7, तो 64/7 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 64/64 इंटू 7, तो 64 कट जाएगा, बचेगा 7 ही। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो 7 से 7 कट गया और 2 से अगर मैं काट दूँ इसे तो 11 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 7 जा 77 और नीचे बचेगा 3, ठीक है। यही हमारा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ वीडियो ख़त्म हुआ। आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, बहुत ही ज़रूरी है आपका फीडबैक। और सब्सक्राइब करें यार, ठीक है, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और नहीं, अगली ही वीडियो में, जो कि जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन में ही, जिसमें हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे 10 सितंबर का, 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर, ठीक है। ये हम लाइन से करेंगे और सारे पेपर सॉल्व करेंगे, जितने 36 पेपर हुए हैं तो 36 के 36 पेपर सॉल्व करेंगे। हर दूसरे दिन लगभग मैं वीडियो डालूंगा। ये वाली लेट हो गई, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो घर में बहुत सारा काम रहता है, तो ये जो दिवाली वाला टाइम है, मतलब यही जो 3-4 दिन है, इसमें थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो सकती है। मतलब जैसे अब ये वाली वीडियो कल डलनी थी लेकिन एक दिन बाद डल रही है, हो सकता है मैं 1-2 वीडियो एक साथ ही डाल दूँ एक ही दिन में, वरना नहीं तो दिवाली के बाद क्या होगा, रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी हर दूसरे दिन, जो अपना स्केड्यूल है, हर दूसरे दिन नए शिफ्ट की वीडियो। और ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करेंगे, कितने दिन लगेंगे वो मुझे आइडिया नहीं है अभी, पर 60-70 दिन लगेंगे, पर ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।